दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो आधी रात को एक सुपरमार्केट में आती है और कुछ खाने पीने के सामान के साथ एक लॉटरी का टिकट खरीदकर वहां से निकल लेती है। लेकिन तभी वो दुकानदार देखता है कि वो लड़की तो अपनी आईडी वहीं पर भूल गई थी, इसलिए वो उसे आवाज लगाते हुए बाहर आता है। तभी बाहर आकर वो देखता है कि वो लड़की अचानक से गायब हो गई है, जिसके बाद वो उसकी आईडी को अपने पास रख लेता है और सोचता है कि जब वो लड़की वापस आएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो लड़की गायब हुई है वो उसे फिर कभी नहीं मिलेगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी 1 महीने आगे शिफ्ट होती है और हम बैन नाम के इस ढक्कन को देखते हैं जो एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। इसी कंपनी में लूसी नाम की एक रिसेप्शनिस्ट भी थी जिसे बैन बहुत ज्यादा प्यार करता था और कैसे भी करके उसे पटाना चाहता था। लेकिन उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं था कि वो उसे अपने दिल की बात बता सके, पर फिर भी वो दिन भर लूसी के आगे पीछे ही घूमता रहता था ताकि मौका मिलते ही वो हफ्सी उस पर झपट पड़े। वहीं लूसी भी ये जानती थी कि बैन उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना चाहता है, लेकिन वो उस जैसे नामर्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे खुद से दूर रखने के लिए वो उससे हमेशा बहुत ही बुरे तरीके से बातें करती थी। वो उसे गंदी गंदी गालियां देती थी और कहती थी कि तेरे जैसे मामूली लड़के से तो मैं बात भी नहीं करती, तुझे पसंद करना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल लूसी का अफेयर कंपनी के सीनियर मैनेजर स्टीव के साथ चल रहा था और लूसी उसे अपनी पिंकी के जाल में फंसाकर उससे शादी करना चाहती थी। अब ऐसे ही एक दिन वह उसे ऑफिस के छत पर बुलाती है और कहती है कि जाने मन तुम्हारा आज रात का क्या प्लान है, मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर पर आ सकते हो, हम साथ में खूब मौज मस्ती करेंगे। लेकिन तभी स्टीव उसे कहता है कि मेरी जान आज के बाद हम दोनों कभी भी मस्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और तुम्हारी जगह उस खूबसूरत लड़की बस ठुकाई को रख रहा हूँ। जो सुनकर लूसी की तो फटकर 464 हो जाती है और वह गुस्से में खुद से कहती है कि मेरा प्लान बस पूरा होने ही वाला था, लेकिन ये साली बस ठुकाई बीच में कहां से आ गई। इसके बाद लूसी अपना सामान पैक करती है और वहां से निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर बैन आ जाता है और उससे लिफ्ट मांगने लगता है। कहता है कि मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम प्लीज मुझे लिफ्ट दे दोगी। लेकिन लूसी को लग रहा था कि ये ढक्कन लिफ्ट मांगने के बहाने उसका फायदा उठाना चाहता है, पर फिर भी वो उसे लिफ्ट दे देती है और सोचती है कि अगर इसने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसके गोटे तोड़ दूंगी। आगे घर पहुंचकर वो जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी वो वहां पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स वालों को देखकर घबरा जाता है जो लगातार उसकी फोटोज खींचे जा रहे थे। वह उनसे बचकर अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि मेरे जिगर के छल्ले, मेरे बुढ़ापे के सहारे तुझे $36 मिलियन की लॉटरी लगी है, जो इंडियन करेंसी में हुए लगभग 180 करोड़ रुपए। लेकिन बैन ये खबर सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, जैसे कि उसे इस लॉटरी के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो सीधा अपने बेसमेंट में जाता है और जैसे ही वहां पर पड़ी हुई एक अलमारी का दरवाजा खोलता है तभी उसमें से उसी लड़की की लाश बाहर निकलती है जो कहानी की शुरुआत में उस लॉटरी के टिकट को खरीदने के बाद गायब हो गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ढक्कन तो साला एक सीरियल किलर है जिसने अब तक शहर में 3 लड़कियों को टपका डाला है और पिछले महीने इसने जिस लड़की को टपकाया था उसी के ही लॉटरी टिकट की वजह से वो आज करोड़पति बन गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अगले दिन फिर से अपने काम पर चला जाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि लूसी को काम से निकाल दिया गया है और ये साला आज भी लूसी को पटाने के लिए ही काम पर आया था। इसकी इतनी भोली शक्ल देखकर तो लगता था कि इसने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना भोला भाला लड़का एक खूनी भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रेडियो पर भी जब लूसी को बैन के करोड़पति बनने की खबर पता चलती है तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह तुरंत तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचती है और बैन के साथ साथ उसके ऑफिस में जाने लगती है। वहीं बैन की आज भी फटी पड़ी थी कि मैं इससे बात करूं तो करूं कैसे, पर तभी लूसी ही उससे बात करने लगती है। कहती है कि यार मेरे कल के बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दियो, वैसे तेरी मम्मी कैसी है, मुझे लगा था कि उनकी तबीयत खराब होगी इसलिए तू इतना परेशान दिख रहा था। बैन कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल लूसी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तो उसकी लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि उसका प्लान बैन को पटाने का था ताकि वो उसके लॉटरी वाले पैसों पर ऐश कर सके। फिर उसी रात जब बैन अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में होता है तभी अचानक लूसी भी वहां पर आ जाती है और उससे जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करने लगती है। इतना ही नहीं, अगली सुबह वो जॉगिंग करने के बहाने जानबूझकर उसके घर के सामने रुककर उससे बातें करने लगती है
जो सब देखकर बेन को भी लगने लगता है कि शायद अब लूसी भी मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं बेन तो उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था कि 2 महीनों के बाद ही वो उसे एक महंगी सी डायमंड रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं लूसी भी उसे कहाँ मना करने वाली थी और फिर कुछ ही दिनों के अंदर बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हनीमून पर निकल जाते हैं, लेकिन जब उन दोनों की सुहागरात की बारी आती है तब अपनी पिंकी पिटवाते वक्त लूसी को एहसास होता है कि वो बेन से तो कभी प्यार करती ही नहीं थी, लेकिन बेन के पास इतना पैसा था कि वो अपने महंगे से महंगे शौक पूरे कर सकती थी। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबाकर कुत्तों की तरह बेन का पैसा उड़ाने लगती है। लेकिन फिर एक रात जब वो दोनों एक महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तभी लूसी को पता चलता है कि अब बेन के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। जो सुनकर लूसी गुस्सा हो जाती है और बेन से पूछती है कि साले तूने $36 मिलियन सिर्फ 3 महीनों के अंदर कैसे खत्म कर दिए? तूने कोई देश वेश तो नहीं खरीद लिया? जिस पर बेन कहता है कि जाने मन मुझे वो लॉटरी का पैसा एक साथ नहीं मिल रहा, बल्कि वो पैसे मुझे किश्तों में मिल रहे हैं। वो बताता है कि अभी फिलहाल मुझे $1 मिलियन का ही चेक मिला था और शादी से लेकर नए घर खरीदने के खर्चे में वो सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। जो सुनकर लूसी गुस्से से भड़क जाती है और कहती है कि साले तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुझे पैसे किश्तों में मिलने वाले हैं। वहीं उसकी ये बात सुनकर बेन भी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मतलब तूने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों की वजह से की है। जो सुनकर लूसी उसे एक थप्पड़ मारती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करती है और सोचने लगती है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। उसका मन तो बेन को डिवोर्स देने का था, क्योंकि एक तो वो वैसे भी उससे प्यार नहीं करती थी, ऊपर से डिवोर्स के बाद लॉटरी की आधी रकम उसे मिल जाएगी। वहीं बेन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लूसी का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक लड़की आती है। उधर लूसी के साथ झगड़ा करने के बाद बेन का दिमाग इतना खराब हो चुका था कि उस रूम सर्विस वाली लड़की में भी उसे लूसी ही नजर आ रही थी। फिर बेन उस लड़की को अंदर बुलाता है और उसे दूसरे कमरे के बाथरूम में ले जाकर मार डालता है। दरअसल बेन लूसी का गुस्सा उस लड़की पर निकाल रहा था। वहीं उनकी आवाज सुनकर लूसी भी उस कमरे में आ जाती है और बेड के नीचे छुपकर सब कुछ देख लेती है। वह समझ जाती है कि बेन एक खूनी है और शहर में जो 3 लड़कियां लापता हुई थी उसके पीछे भी बेन का ही हाथ है। वहीं उस लड़की को मारने के बाद बेन अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो एक केला छीलता है और उसका छिलका उस लड़की की बॉडी के पास फेंक देता है, जिसके बाद वो उस केले को उस लड़की के मुंह में घुसेड़ देता है। फिर वो वापस बाथरूम में जाता है और लूसी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। वहीं लूसी की ये देखकर फट जाती है और वो जल्दी से पुलिस का नंबर डायल करने लगती है, लेकिन तभी लॉटरी के पैसों के बारे में सोचकर वह खुद को रोक लेती है। वह समझ चुकी थी कि इस ढक्कन को ठीक से खून भी करना नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से उस लड़की की बॉडी के पास जाती है और उसे बोरे में भरकर होटल से कहीं दूर फेंक आती है। फिर वह वापस आती है और पूरे बाथरूम को साफ कर देती है, जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद वो एक पेपर स्प्रे हाथ में लेकर डरते हुए बेन के पास जाती है। यहाँ बेन उसे कहता है कि बहुत हो गया घूमना फिरना, चलो अब घर चलते हैं। जिसके बाद वो पूरे रास्ते लूसी को सिर्फ यही बोल रहा था कि जो आज हुआ है वो आगे से कभी नहीं होगा। चाहो तो तुम सारा पैसा रख लो, पर प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आगे वो दोनों वापस अपने शहर में आ जाते हैं, जहाँ बेन की माँ उन्हें उनके नए घर लेकर जाती है, जो कि बहुत शानदार था। इसके अलावा बेन की माँ ने उन लोगों के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, जिसमें उनका मैनेजर स्टीव भी आया हुआ था। तभी लूसी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी उस नई गर्लफ्रेंड बस ठुकाई का क्या हुआ? अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। तुम जैसे दोगले आदमी का कोई भरोसा नहीं है। आज किसी और के साथ है तो कल किसी और के साथ। वहीं दूर खड़े हुए बेन को उन दोनों को बातें करते हुए देखकर जलन होने लगती है। धीरे धीरे बेन का दिमाग फिर से खराब होने लगता है और उसे सभी मेहमानों में सिर्फ लूसी ही दिखाई देने लगती है। उसका मन तो कर रहा था कि वो लूसी का भी आज रात को काम तमाम कर दे, लेकिन उसी रात जब लूसी उसके पास प्यार से अपनी पिंकी पिटवाने आती है तो वह सब कुछ भूलकर फिर से खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह जब लूसी को पता चलता है कि जो 3 लड़कियां शहर से लापता हुई थी उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए शहर में एक नया डिटेक्टिव आया है, तो यह जानकर लूसी को घबराहट होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं ये गधा पकड़ा ना जाए, और अगर ये पकड़ा गया तो लॉटरी का सारा पैसा उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सुबह होते ही वो कुछ सामान लेने के बहाने बेन के पुराने घर में जाती है, जहाँ बेन की माँ किसी काम से मार्केट जा रही थी। लूसी उसके घर के पीछे जाती है, जहाँ उसे बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि बेन ने उन तीनों लड़कियों की लाशें कहाँ दफनाई होंगी। वो वहाँ खुदाई करके उन्हें बाहर निकालती है और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर अपने नए घर की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉन बेन के घर आकर उससे भी पूछताछ करने लगता है, क्योंकि जिस लॉटरी को उस
जिस लड़की ने खरीदा था उसी लॉटरी को बेन ने जीता था। वहीं बेन जॉन के सवालों से बिल्कुल भी नहीं डरता और हर सवाल का जवाब ऐसे देता है जैसे कि उसे इस बारे में पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद लूसी भी घर आ जाती है और अपनी गाड़ी को जिसमें वो तीनों लाशें पड़ी थी उसे अपने गैराज में रख देती है। फिर जब वो घर के अंदर आती है तो देखती है कि बेन के साथ उसके पड़ोसी बैठकर बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर लूसी का दिमाग खराब हो जाता है कि ये साले यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो उन लोगों से उल्टी सीधी बातें करने लगती है और फिर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि रात हो चुकी थी। लूसी जल्दी से उठकर स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है, पर तभी बेन वहाँ पर आता है और उसे सोने के लिए अपने कमरे में आने को कहता है। लूसी कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जो कहकर वो उन लाशों को गाड़ी से बाहर निकालती है और उन्हें घर के गार्डन में दफनाने लगती है। उसे लग रहा था कि उन्होंने ये घर अभी खरीदा है तो किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। अब उन लाशों को ठिकाने लगाते लगाते उसे पूरी रात हो जाती है और फिर सुबह थक हार कर वह बेन के पास आकर लेट जाती है। लेकिन अब उन लाशों को दफनाने के बाद से लूसी को हर जगह वो तीनों लड़कियां ही दिखाई देने लगी थी, जिससे लूसी का दिमाग खराब होता जा रहा था। इसलिए वह फैसला करती है कि पूरा पैसा लेने की बजाय जितना हाथ लगे उतना लेकर यहाँ से निकला जाए, क्योंकि ये ढक्कन खुद तो फंसेगा ही, ऊपर से मुझे भी फंसाएगा। जिसके बाद वो उसके अगले $1 मिलियन के चेक आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक हफ्ते तक इंतजार करने के बाद भी जब उसका चेक नहीं आता तो उसे गुस्सा आने लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन उसे एहसास होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिससे उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। वो सोचती है कि अब मैं बेन से कैसे कहूँ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बेन की मॉम के घर पर आ जाती है। लेकिन यहाँ जब वह उसकी मॉम से बातें करती है तब उसे पता चलता है कि बेन की मॉम को भी ये पता है कि बेन एक खूनी है, लेकिन ना तो वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं जा सकती थी और ना ही वो ये बात किसी और को बता सकती थी। आगे जब लूसी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वह नेगेटिव आता है, जिससे उसे बहुत राहत मिलती है। लेकिन इसके साथ ही उसे एहसास होने लगता है कि अगर पैसों के लालच में वह ज्यादा समय तक बेन के साथ रही तो वह भी उसकी तरह एक खूनी बन जाएगी। इसलिए वो बेन की मॉम से कहती है कि मैं तुम्हारे इस गधे बेटे के साथ और नहीं रह सकती, ये तो साला नामर्द है और मुझे उसका कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही यहाँ से जा रही हूँ। अब लूसी ने उसे अपनी दोस्त समझकर सब कुछ बता तो दिया था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि बेन आखिर है तो उसका बेटा उसके जिगर का छल्ला ही। इसलिए लूसी के वहाँ से जाते ही बेन की माँ बेन को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। वहीं रास्ते में लूसी को बेन का फोन आता है और उसे बताता है कि मेरा $1 मिलियन का दूसरा चेक भी आ चुका है। जो सुनते ही लूसी कार की ब्रेक लगा देती है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से भाग ही रही हूँ तो क्यों ना पैसे लेकर भाग जाऊँ। फिर वह घर वापस आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी उसे वहाँ $1 मिलियन का चेक पड़ा हुआ मिलता है, जिसको लेकर वह फटाफट अपनी कार में आकर बैठती है। लेकिन तभी पिछली सीट पर बैठा हुआ बेन उसे वापस अंदर ले आता है। दरअसल बेन ये देखना चाहता था कि लूसी को उससे प्यार है या सिर्फ उसके पैसों से, और जो उसकी माँ ने उससे कहा था वो सच है या नहीं। जिसके बाद वो लूसी से कहता है कि चलो जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि इसके बाद से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लूसी की अब बेन से फटना शुरू हो जाती है। तभी बेन एक अलमारी खोलता है जिसमें से उस मैनेजर स्टीव की लाश बाहर आकर गिरती है। बेन कहता है कि ये तुम्हारी लेने के चक्कर में था, इसलिए मैंने इसे भी रास्ते से हटा दिया और जो भी हम दोनों के रास्ते में आएगा मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। जिसके बाद वो उसे ऊपर लेकर जाता है, जहाँ लूसी देखती है कि बेन ने अपनी पड़ोसन को भी किडनैप कर रखा था, जो एक मैरिज काउंसलर थी। तभी बेन उसे कहता है कि तुम यहाँ से तभी निकल पाओगी जब हमारी शादी ठीक होगी, इसलिए जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। अब बेचारी पड़ोसन गिन फटी की हालत में उनकी काउंसलिंग करने लगती है। लेकिन वहीं लूसी और बेन तो लगातार कुत्तों की तरह लड़े जा रहे थे। लूसी कहती है कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम एक खूनी हो। बेन कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हें पहले ही सब कुछ पता है, वरना तुम उन लाशों को हमारे गार्डन में क्यों ही छुपाती। तभी लूसी उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी की थी। लेकिन बेन फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता रहता है, पर तभी लूसी भागकर नीचे चली जाती है। बेन भी चाकू लेकर उसके पीछे जाता है और वो दोनों सीधा स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। इसी बीच वो डिटेक्टिव जॉन भी वहाँ पर आ जाता है, जो पिछले एक हफ्ते से बेन का पीछा कर रहा था। दरअसल उसने जब उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि लॉटरी खरीदने वाले सभी लोगों में से बेन गायब था, क्योंकि अगर उसने वो लॉटरी जीती है तो उसने लॉटरी की टिकट भी खरीदी होगी। लेकिन बेन तो उस दुकान में कभी गया ही नहीं, इसलिए वो बेन से कुछ सवाल करने आया था। वहीं लूसी उस डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताती, उल्टा वो बेन को बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी बेन अपना गुनाह कबूल कर लेता है और लूसी से कहता है कि अब मैं ये सब और नहीं कर सकता,
पर तभी लूसी उस डिटेक्टिव की गन लेकर उसे शूट कर देती है। दरअसल उसे ये डर था कि अगर इस ढक्कन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो डिटेक्टिव को पता चल जाएगा कि ये लॉटरी बैन की नहीं बल्कि उस लड़की की थी और फिर बैन को उस लॉटरी में से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर डिटेक्टिव को मारकर लूसी बैन से कहती है कि अपनी लिस्ट में एक नया नाम भी जोड़ दो। वहीं बैन उसे देखकर हैरान भी हो रहा था और खुश भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और 18 महीनों बाद हम लूसी और बैन को एक जेल के अंदर देखते हैं जहां वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस जेल में लूसी कैद थी और बैन उससे बात करने आया था। दरअसल पुलिस को उन तीनों लाशों पर लूसी का डीएनए और डिटेक्टिव की गन पर लूसी के फिंगरप्रिंट मिले थे, जिस वजह से पुलिस ने उसे खूनी समझ लिया और उठाकर जेल में फेंक दिया। वहीं बैन से बातें करते वक्त लूसी उसे गालियां बकते हुए कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। बैन कहता है कि देखो जाने मन, मैं तो सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ही रहा था, लेकिन वो नहीं माने तो मैं क्या करूं, और तुम तो जानती ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लूसी कहती है कि साले अगर तू इतना ही प्यार करता है तो मुझे केस लड़ने के लिए कुछ पैसे दे दे। जो सुनकर बैन उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लूसी उसे गालियां बकते हुए कहती है कि तू कभी ना कभी तो किसी को टपकाएगा ही, तब पुलिस को पता चल जाएगा कि ये सारे खून तूने ही किए हैं। जिस पर बैन कहता है कि जब से तुम जेल गई हो तब से मुझे किसी को मारने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर लूसी गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन फिर वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन बैन उसकी बातों में आकर अपना गुनाह कबूल कर ही लेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।